स्टूडेंट, आपका परसेंटेज प्रतिशतता पार्ट 10 में स्वागत है। आइए आज हम लोग आज के सवाल को देखते हैं। देखिए, आज का सवाल क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, किसी विद्यालय में कुल 600 विद्यार्थी हैं जिनमें से 72% हिंदू, 16% मुसलमान, 3% सिख और शेष ईसाई हैं, तो ईसाइयों की संख्या होगी। ऑप्शन ए है 54, ऑप्शन बी है 60, ऑप्शन सी है 55 और ऑप्शन डी है 53। ठीक है, आप लोग इसको बताइए। देखिए क्या कहता है कि किसी विद्यालय में कुल 600 विद्यार्थी हैं जिनमें से 72% हिंदू, 16% मुसलमान, 3% सिख और शेष ईसाई हैं। मान लीजिए कि टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 100%। ठीक, टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 100%। ठीक है, जिसमें हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं और ईसाई भी हैं। ठीक है, तो यहाँ से टोटल 100% है, जिसमें से 72 हिंदू हैं, 16 मुसलमान हैं, 3 सिख हैं, तो हम लोग ईसाई निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, 100% में से हम लोग क्या करेंगे, 72%, 16% और 3% उसको घटा देंगे, तो हमारे पास पता चल जाए कि ईसाई कितने परसेंट हैं। तो यहाँ से फिर हम 600 का उतना परसेंट निकाल लेंगे, तो वहाँ से हमें ईसाइयों की संख्या पता चल जाएगी। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, मान लीजिए कि कुल विद्यार्थी जो हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कुल विद्यार्थी कितने हैं, कुल विद्यार्थी हमारे पास 600 हैं। 600, अब कुल विद्यार्थी 600, इसको हम लोग परसेंट में 100% मान लेते हैं। ठीक है, हिंदू कितने हैं, क्वेश्चन में कहा है कि हिंदू 72% है, मुसलमान 16% हैं, सिख 3% हैं और ईसाई कितने हैं, ईसाई हम लोग निकाल लेंगे। टोटल तो 100% है, तो 100% में से हिंदू के 72%, मुसलमान के 16% और सिख के 3% को यदि हम घटा देंगे तो हमारे पास ईसाइयों की संख्या पता चल जाएगी। ठीक है, तो ईसाइयों के कितने प्रतिशत हैं, ईसाई हमारे पास निकल कर आएंगे 9%। ठीक है, ईसाई 9%। अब कहता है कि 100% जो है हमारे पास 600 के 100% कितने, 600 के, तो यहाँ पर 9% कैसे आ जाएंगे, 9% आ जाएंगे, 600 इंटू 9/100 करेंगे। ठीक है, 600 इंटू 9/100। अब यहाँ से 0 से 0 काट लेंगे इसको। ठीक है, और यहाँ से 9 छक्का 54। ठीक, यहाँ से स्टूडेंट क्या हो जाएगा, 54 ईसाई आ जाएंगे। ठीक है, 54 ईसाई हैं, जो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 54 ऑप्शन ए हमारे पास स्टूडेंट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 54 यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आइए हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन पर स्टूडेंट। ठीक है, देखिए आज का क्वेश्चन नंबर 2 समझिए स्टूडेंट। देखिए, दूसरे दिनेश जो है अपनी आय का 80% खर्च कर देता है। दिनेश जो है अपनी आय का 80% खर्च कर देता है। यदि उसकी आय में 16 सही 2/3% की वृद्धि हो जाए, उसकी आय में क्या करें, 16 सही 2/3% की वृद्धि हो जाए, और उसकी खर्च में क्या होता है, 37 सही 1/2% की वृद्धि हो जाए। मतलब आय में 16 सही 2/3% की वृद्धि हो रही है और खर्च में 37 सही 1/2% की वृद्धि हो रही है। बताइए कि अब प्रतिशत बचत कितना है। ठीक है, बताइए, मतलब जब उसमें आय में और खर्च में जब वृद्धि हो गई, अब बताना है कि उसके प्रतिशत बचत क्या है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए है 5 सही 2/5%, ऑप्शन बी है 5 सही 5/6%, ऑप्शन सी है 5 सही 5/7% और ऑप्शन डी है 5 सही 6/7% स्टूडेंट। ठीक है, आप लोग इसको बताइए। ऐसे सवाल हमने स्टूडेंट कल भी किए थे। ठीक है, आप लोग इसको बताइए। आइए देखते हैं इसको स्टूडेंट कैसे हल करना है स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ पर समझिए स्टूडेंट। ठीक है, बचत क्या होता है, बचत होता है आय माइनस खर्च। ठीक है, तो यहाँ पर आय माइनस खर्च है। ठीक है, मतलब हमारे पास आय, हमारे पास जैसे मान लीजिए 100 रुपये है और 100 रुपये में यदि हमने 80 रुपये खर्च कर दिया तो हमारे पास बचत कितना है, तो बचत हमारे पास 20 रुपये बचे। ठीक है, तो यहाँ पर बचत 20 रुपये बचे। अब यहाँ पर हम लोग क्या कहते हैं, जब हमारे पास आय और खर्च में कोई भी वृद्धि, कोई भी कमी नहीं आए, तो यहाँ पर हमने ऐसे इसको पहले मान लिया, और जब आय में और व्यय में जब वृद्धि हो गई, आय खर्च में और बचत में जब कुछ भी बदलाव हुआ तो उसको हम लोग बाद में मान लेते हैं। अब हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पर आय को हम लोग मान लेते हैं कि 100% है। पहले आय क्या है, 100% है, और क्वेश्चन में कहा है कि जो खर्च है, क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन में कहा हुआ कि जो खर्च है हमारे पास 80% खर्च कर देता है। ठीक है, खर्च इसने सवाल में दिया हुआ कि आय का 80% खर्च कर देता है। आय हमने कितना माना, 100%। अब 100% का 80% निकालेंगे तो हमारे पास कैसे आ जाएगा, 100% इंटू 80/100 करेंगे, तो यहाँ से जब 100 से 100 कट जाएगा तो हमारे पास 80% आ जाएगा। खर्च कितना आ जाएगा, खर्च हमारे पास 80% आ जाएगा, जो कि सवाल में कहा भी है, और आय हमने 100% मान लिया। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, बचत निकाल लेते हैं। बचत क्या होता है, आय माइनस खर्च होता है, आय माइनस खर्च। आय हमारे पास 100% है और खर्च कितना कर दिया, 80%, तो हमारे पास बचत कितना आ जाएगी, बचत हमारे पास
20% आ जाएगा, ठीक है, बचत 20%। अब सवाल में आगे क्या कहता है, सवाल कहता है कि आय में क्या होता है, आय में यहाँ पर सवाल में क्या कहता है, आय में 16 से ही 2/3% की वृद्धि हो जाती है, 16 से ही 2/3%, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम लोग साधारण भिन्न में यदि बदले, 16 से ही 2/3% को साधारण भिन्न में बदले तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 16 त्रिका 48 और 49 और 50, ठीक है, जो हमारे पास अंश होता है उसको जोड़ लेते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा 50/3, 16 से ही 2/3% को हम लोग क्या कर सकते हैं, 50/3% कर सकते हैं। तो यहाँ पर आय हमारे पास 100% है। अब 100% का हम लोग क्या करते हैं, 50/3% हम लोग उसमें वृद्धि करते हैं, तो 50/3% और प्रतिशत है हमारे पास, तो प्रतिशत को हम लोग क्या करेंगे, इंटू यहाँ पर 100 कर लिए स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ पर इसको हम लोग क्या करते हैं, 100% हमारे पास आय थी, अब हमारे पास आय 100%, अब 100% में क्या करते हैं हम लोग 50/3% की हम लोग क्या करते हैं, उसमें 50/3% की वृद्धि कर देंगे। तो हमारे पास इसको अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए 100 से यहाँ पर 100 कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास कितना बचा है, यहाँ पर हमारे पास बच जाएगा 100% प्लस 50/3 आ जाएगा, 50/3%, ठीक है। अब हम लोग इसको हल करेंगे तो हमारे पास एलसीएम 3 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एलसीएम 3 आ जाएगा। अब यहाँ से 3 × 100 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा, 300 + 50, ठीक है, 300 + 50, ठीक है। जब आप लोग इसको हल करेंगे 300 + 50 तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 350/3 पहले से ही इंटू परसेंटेज आ जाएगा, ठीक है, मतलब 350/3%, ठीक है। इतनी आय हमारे पास क्या है, इतनी आय हमारे पास बाद में आ चुकी है स्टूडेंट, ठीक है, इतनी आय हमारे पास बाद में आ चुकी है। अब क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है खर्च में क्या होता है, खर्च में हमारे पास क्या कह रहा है, सवाल को फिर समझिए। यहाँ पर खर्च में कहता है कि 37 सही 1/2%, ठीक है, की वृद्धि हो जाए। खर्च हमारे पास सवाल में कहा हुआ कि 80% है, और अब खर्च में क्या कहता है कि 37 सही 1/2% की वृद्धि होनी चाहिए। अब इसको हम लोग 37 सही 1/2% को साधारण भिन्न में बदलें तो हमारे पास 37 दूना कितना आ जाएगा, 37 दूना 74, और एक हमारे पास जो अंश का होता है उसको जोड़ लेते हैं, 74 और 1 75, 75/2% की वृद्धि करना है, ठीक है। और खर्च हमारे पास कितना था, 80%। अब 80% में हम लोग क्या करेंगे, 75/2% की वृद्धि कर देंगे। जब 80% में 75/2% की वृद्धि करेंगे तो हमारे पास कितना निकल कर आएगा, 110% निकल कर आएगा। कैसे, यहाँ पर 80% प्लस 80% का हम लोग क्या करेंगे, 80% प्लस 80% इंटू 75/2 करेंगे, क्योंकि हमारे पास 37 सही 1/2%, तो यहाँ पर 37 दूना कितना आ जाएगा, 74 और प्लस 1 75, 75/2, और प्रतिशत में जब हम लोग क्या करेंगे उसको भिन्न में बदल लेंगे, ठीक है। तो इंटू 100 कर लेंगे, अपॉन 100 कर लेंगे, ठीक है, अपॉन 100, क्योंकि हम लोग क्या करें, प्रतिशत को हम लोग साधारण भिन्न में बदले, तो हम लोग जब प्रतिशत को हम लोग जब भिन्न में बदलते हैं तो क्या करते हैं, अपॉन 100 कर लेते हैं, और जब हम लोग भिन्न को प्रतिशत में बदलते हैं तो क्या करते हैं, इंटू 100 करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 75/2 इंटू हमारे पास आ जाएगा 100 आ जाएगा। अब हम लोग इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास 110% निकल कर आएगा। अब हमारे पास बाद में आय और खर्च में पता चल गया। अब हम लोग क्या करते हैं, अब बचत निकाल लेते हैं। तो बचत क्या होता है, आय माइनस खर्च होता है। तो बचत क्या होती है, आय माइनस खर्च, और आय हमारे पास कितना है, 350/3% है, और खर्च हमारे पास कितना है, 110% है। तो यहाँ पर हम लोग बचत बराबर आय माइनस व्यय कर, आय माइनस खर्च करेंगे, व्यय मतलब खर्च, यहाँ पर आय माइनस खर्च कर देंगे। तो यहाँ पर 350/3% है, माइनस खर्च कितना है, खर्च हमारे पास 110% है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास 20/3% आएगा, ठीक है, 20/3% आएगा। अब हमसे सवाल में क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि प्रतिशत बचत कितना है, ठीक है, प्रतिशत बचत कितना है। तो यहाँ पर हम लोग निकालेंगे प्रतिशत बचत, ठीक है, कैसे आएगा, बाद में जब उसमें आय और खर्च में जब उसने वृद्धि कर दी तब पूछा है कि जब प्रतिशत बचत कितना हो रहा है, ठीक है, प्रतिशत बचत कितना हो रहा है। तो हमारे पास बचत कितना आई है, यहाँ पर सवाल को समझिए, यहाँ पर बचत कितना आई है, बचत हमारे पास 20/3% आया है। तो बचत 20/3% अपॉन टोटल आय करना है, ठीक, अपॉन टोटल आय इंटू 100 करना है, ठीक है। ऐसा नहीं करना है स्टूडेंट कि यहाँ पर हमसे क्या पूछा, हमसे पूछा है प्रतिशत बचत, ठीक है। यहाँ पर सवाल में प्रतिशत बचत अंतर नहीं पूछा है, ठीक है, प्रतिशत बचत अंतर नहीं पूछा है, यहाँ पर प्रतिशत बचत पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें प्रतिशत बचत निकालना है। तो यहाँ पर बचत पहले का नहीं पूछा, बाद में जब मतलब आय और खर्च में जब वृद्धि हो गई तब कितने प्रतिशत बचत हो रही ये हमें बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर बाद में हमारे पास बचत कितना है, 20/3% है, अपॉन टोटल आय में करना है। क्योंकि जैसे कि हम लोग प्रतिशत बचत कैसे निकालते हैं, जैसे कि हमने क्लास 10 में हमारे पास कितना, जैसे कि हमारे पास क्लास 10 में मान चलिए
प्रतिशत आया, ठीक है। तो हम लोग कैसे करते हैं, हमारे पास टोटल जो हमारे पास कितना होता है, टोटल हमारे पास जो प्राप्तांक होता है अपॉन पूर्णांक होता है, ठीक है। तो ऐसे ही हमें यहाँ पर निकालना होता है, इंटू 100 करते हैं तो वहाँ से हमें प्रतिशत पता चल जाता है कि कितने प्रतिशत स्टूडेंट क्लास 10th में ये स्टूडेंट कितना प्रतिशत पाया, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पर प्रतिशत बचत है, तो यहाँ पर प्रतिशत बचत जो है उसको रखना है अपॉन टोटल आय हमें करना पड़ेगा। तो यहाँ पर टोटल आय हमारे पास बाद में कितना है 350 अपॉन 3% है, इंटू 100 करेंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो स्टूडेंट कितना आ जाएगा, यहाँ पर 40/7% आएगा, ठीक है। अब 40/7 को अब सही में लिखेंगे तो हमारे पास जब 40 में 7 से भाग देंगे तो 7×5 = 35 आएगा, 5 शेष आएगा, ठीक है। तो 5 शेष आएगा, 7×5 = 35, ठीक है। तो यहाँ पर 5 से ही 5/7 प्रतिशत लिख लेंगे, ठीक है। 40/7% को हम लोग क्या कर सकते हैं, 5 से ही 5/7%, ठीक है। तो स्टूडेंट इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, 5 से ही 5/7%, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन सी स्टूडेंट करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। इस सवाल में मेन यही था कि यहाँ पर प्रतिशत बचत पूछा है, ठीक है। यहाँ पर प्रतिशत बचत अंतर नहीं पूछा है, ठीक है। यहाँ इस सवाल का मेन पॉइंट यही था, यहाँ पर प्रतिशत बचत पूछा है, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे स्टूडेंट अगले क्वेश्चन पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 आज के चलते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, किसी शहर में 60% हिंदू हैं, 15% मुसलमान हैं और शेष ईसाई हैं। यदि मुसलमानों की संख्या कितना है, मुसलमान की संख्या 3000 है तो ईसाइयों की संख्या कितनी है ये हमें बतानी, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए है 1000, ऑप्शन बी है 2000, ऑप्शन सी हमारे पास 5000 और ऑप्शन डी हमारे पास 4000, ठीक है। आप लोग इसको बताइए। ये सवाल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह जो अभी हमने आज ही किया है, क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है। यहाँ पर थोड़ा इसमें चेंज किया है, ठीक है। वहाँ पर हमसे वहाँ पर टोटल दिया हुआ था, टोटल विद्यार्थी इतने थे, वहाँ से सवाल पूछा था। यहाँ पर ईसाइयों की संख्या यहाँ पर बीच में दिया हुआ, ठीक है। 15% मुसलमान है तो यहाँ पर 15% की जगह हमें क्या दिया है, मुसलमानों की संख्या दे दी है, मतलब 15% जो है हमारे पास 3000 के बराबर है, ठीक है। आइए देखते हैं स्टूडेंट इसको कैसे हल करना है, ठीक है। यहाँ पर हमसे क्या पूछा, ईसाइयों की संख्या पूछी, ठीक है। आइए देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, मान लेते हैं कि हमने शहर की कुल जनसंख्या कितनी है, हमारे पास शहर की कुल जनसंख्या हमारे पास 100% है, ठीक है। शहर की कुल जनसंख्या कितनी है, 100%। अब हिंदू सवाल में कितना दिया है, हिंदू 60% है, मुसलमान हमारे पास 15% है, ठीक है। मुसलमान हमारे पास 15% है और यहाँ पर सवाल में कहा कि मुसलमानों की कुल संख्या 3000 है, मतलब ये हमारे पास जो मुसलमान 15% है वो 3000 के बराबर हैं, ठीक है। वो 3000 के बराबर। तो यहाँ से हम लोग ईसाई निकाल लेते हैं। ईसाई कितने आ जाएंगे, हमारे 60% हिंदू हमारे पास है, मुसलमान हमारे पास 15% है, ईसाई हमारे पास निकाल लेते हैं। टोटल हमारे पास 100% में यदि हम हिंदू और मुसलमान को घटा दें तो हमारे पास ईसाइयों की पता चल जाएगी ईसाई कितने प्रतिशत हैं। तो 100% माइनस जो हिंदू है 60% प्लस 15%, इसको जब घटाएंगे तो हमारे पास कितना स्टूडेंट आएगा, 25%, ठीक है। यहाँ पर 25% क्या है, ईसाई हैं, ठीक है। अब यहाँ पर स्टूडेंट समझिए, यहाँ पर क्या करता है, 15% जो है हमारे पास 3000 के, ठीक, 15% 3000 के, क्योंकि 15% मुसलमान है और मुसलमानों की संख्या सवाल में दिया हो कि 3000 है, ठीक है। तो यहाँ पर 15% जो है हमारे पास 3000 क्या जाएंगे। तो हमसे ईसाइयों की संख्या पूछी, ईसाइयों की कितनी संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, मुसलमान की संख्या हमारे पास 3000, 15% 3000 के। अब ईसाई हमारे पास 25% है, तो यहाँ पर जब 15% 3000 के तो 1% कितना आ जाएगा, 1% हमारे पास 200 के आ जाएगा, ठीक है। 1% 200 के, तो यहाँ पर 25% किसका आ जाएगा, तो यहाँ पर 25 × 200 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 5000, ठीक है। तो यहाँ पर इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, 5000, ठीक है। मगर अभी हम लोग आगे भी बताते हैं आपको, जैसे कि यहाँ पर इस सवाल में हमसे कुल जनसंख्या पूछती है, ठीक है। हमसे क्या पूछता है, हमसे कुल जनसंख्या। यहाँ पर हमसे सवाल में क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि ईसाइयों की संख्या कितनी है, ठीक है। हमसे यहाँ पर ईसाइयों की संख्या पूछी थी। यदि सवाल में हमसे क्या पूछता है, शहर की कुल संख्या, शहर में कुल जनसंख्या कितनी है, तो हम लोग क्या करते हैं 100%। यहाँ पर जब हमसे सवाल में दिया को 15% 3000 के, तो हमारे पास 100% किसके आ जाएंगे, यहाँ पर देखिए 15% 3000 के हो जाएंगे, तो 1% 200 के हो जाएंगे, तो 100% हमारे पास कितने आ जाएंगे, 100% हमारे पास 20000 के स्टूडेंट आ जाएंगे। तो ये हमने क्या बताया आपको, एक एक्स्ट्रा पॉइंट बता दिए, ठीक है। यहाँ पर इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 5000, ठीक है। 5000, ईसाइयों की संख्या कितनी है, 5000, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन सी स्टूडेंट क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन पे स्टूडेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आज के समझते हैं। यहाँ पर समझिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, ए मतलब ए है, ए की मासिक आय जो है बी की मासिक आय की 60% है, सी की मासिक आय की 120% है। मतलब जो ए की मासिक आय है वो बी की मासिक आय की 60% है और सी की मासिक आय की 120% है। यदि बी की मासिक आय हमारे पास 78,000, ठीक है, 78,000 रुपये है, ठीक है, 78,000 रुपये है, तो सी की मासिक आय कितनी है ये हमें बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए है 36,000 रुपये, ऑप्शन बी है 39,000 रुपये, ऑप्शन सी हमारे पास 41,000 रुपये और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। यहाँ पर क्या कहता है, फिर से समझिए,
ए की मासिक आय जो है वो बी के मासिक आय की 60% है। ठीक है, ए की जो मासिक आय है वो बी की मासिक आय की 60% है। और हमें सवाल में दिया होगा बी की मासिक आय हमारे पास कितना है, बी की मासिक आय हमारे पास 78,000 रुपये है। ठीक है, तो यहाँ पर 78,000 की यदि हम 60% करेंगे तो हमारे पास ए की मासिक आय पता चल जाएगी। अब आगे सवाल क्या कहता है, सी की मासिक आय की 120% है। ठीक है, मतलब जो ए की मासिक आय है वो सी की मासिक आय की क्या है, 120% है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हमें ए की मासिक आय पता चल गई। ठीक है, ए की मासिक आय पता चल गई, कैसे पता चली, क्योंकि बी की मासिक आय जो है, बी की मासिक आय हमारे पास 78,000, जब हमने 78,000 का 60% किया तो हमारे पास ए की मासिक आय पता चल गई। अब हमारे पास ए की मासिक आय पता चल गई है। अब ए की मासिक आय जो है वो सी की मासिक आय की 120% है। तो यहाँ से हम लोग आसानी से सी की मासिक आय निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, इस सवाल को कैसे हल करना है। ठीक है, यहाँ पर समझिए, हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पर ए, बी और सी हमारे पास क्या है, तीन हमारे पास कोई तीन क्या है, हमारे पास कोई व्यक्ति है, कोई पुरुष है। तो यहाँ पर तीन की मासिक आय हमें से दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर मासिक आय में क्या है, जो हमारे पास बी की मासिक आय सवाल में दिया हुआ 78,000 रुपये। ठीक है, 78,000 रुपये। अब सवाल में क्या कहता है, जो हमारे पास ए की मासिक आय वो बी की मासिक आय की कितना है, 60% है। तो यहाँ पर ए की मासिक आय बी की मासिक आय की 60% है। और हमारे पास ए की मासिक आय निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर बी की मासिक आय हमारे पास 78,000 का 60% जब हम निकालेंगे तो हमारे पास कितना निकल कर आएगा स्टूडेंट। ठीक है, इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ से 0 से 0 ये 0 0 चला जाएगा। तो यहाँ पर 780 गुणे 60 करेंगे तो हमारे पास स्टूडेंट कितना आ जाएगा, हमारे पास स्टूडेंट आ जाएगा 46,800 रुपये हमारे पास ए की मासिक आय पता चल गई। ए की मासिक आय कितना है, 46,800। अब जो कहता है कि जो ए की मासिक आय वो सी की मासिक आय की कितना, सी के मासिक आय की 120% है। तो यहाँ पर ए की जो मासिक आय है वो सी के मासिक आय की 120% है। ठीक है, यहाँ पर सी के पूछिए, ठीक है, सी के मासिक आय की, ए की जो मासिक आय है वो सी के मासिक आय की 120% है। हमारे पास ए की मासिक आय पता चल गई है कितना, 46,800। तो यहाँ पर ए की जगह हम लोग क्या करेंगे, 46,800 लिख देंगे, बराबर सी इंटू यहाँ पर क्या करेंगे, 120/100 करेंगे। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं स्टूडेंट, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए कैसे, यहाँ पर 0 से ये 0 काट लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर 46,800 गुणे 10/12 कर लेते हैं, अपॉन 12। तो यहाँ पर इसको जब हम लोग आसानी से हल करते हैं तो यहाँ पर देखिए 12 का नंबर 12 और 12 36, 12 कितना जाएगा, 12 24, 12 36, 12 चौक 48, ज़्यादा हो जाएगा। तो 12 ये 36 ले जाएंगे, तो 36 हमारे पास आ जाएगा। तो 46 में जब 36 जाएगा तो 10 बचेगा और 8 आ जाएगा, तो मतलब 108 आ जाएगा। तो 12 9 108 होता है, यहाँ पर 9 आ जाएगा और डबल 0 हमारे पास है ये वाला और एक 10 है। ठीक है, यहाँ पर स्टूडेंट कितना निकल कर आएगा, यहाँ पर निकल कर आएगा स्टूडेंट, ठीक है, हाँ कितना निकल कर आएगा स्टूडेंट, यहाँ पर निकल कर आएगा हमारे पास 39,000 रुपये। ठीक है, यहाँ पर सी की मासिक आय हमें पता चलेगी कितनी है, सी की मासिक आय हमारे पास 39,000 रुपये आ जाएगी। तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 39,000 रुपये। ठीक है, 39, यहाँ पर ऑप्शन बी स्टूडेंट करेक्ट हो जाए। ठीक है, ऑप्शन बी इसको इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा, 39,000 रुपये इस सवाल का सही आंसर होगा। आइए हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन पे स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 पे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, दो संख्याएं हैं, तीसरी संख्या से 20% और 25% छोटी है। दो संख्याएं हैं वो तीसरी संख्या से 20% और 25% छोटी है, तो कितने प्रतिशत दूसरी संख्या पहली से छोटी, कितने प्रतिशत हैं जो कि दूसरी संख्या पहली से छोटी है। फिर से समझिए, दो संख्याएं हैं, तीसरी संख्या से 20% और 25% छोटी है, कितने प्रतिशत दूसरी संख्या पहली से छोटी है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन है 5 सही 1/3, ऑप्शन बी है 2 सही 1/4, ऑप्शन सी है 8 सही 1/2 और ऑप्शन डी है 6 सही 1/4। ठीक है, आप लोग इसको बताइए, दो संख्याएं हैं, तीसरी संख्या से 20% और 25% छोटी है। मान लीजिए कोई भी दो संख्या 1 2 3 कोई भी मान लीजिए, यहाँ पर 3 संख्याएं हो गई, दो संख्याएं हैं, तीसरी संख्या से 20% और 25% छोटी है। ठीक है, तो आगे क्या कहता है, कितने प्रतिशत दूसरी संख्या पहली से छोटी है। ठीक है, दूसरी संख्या जो है पहली से छोटी, मतलब पहली वाली बड़ी है। ठीक है, कितने प्रतिशत दूसरी संख्या जो है पहली से छोटी है, पहली से छोटी मतलब पहली वाली बड़ी है। मतलब तीसरी संख्या का जो हमारे पास कितना, तीसरी संख्या के 20% और 25% छोटी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो पहली संख्या वो तीसरी संख्या से 20% आएगी और दूसरी संख्या 25%। ठीक है, आइए इस सवाल का हल करते हैं स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने मान लिया कि कोई भी 3 संख्याएं हैं, हमने मान लिया कि 1 2 और 3 हमारे पास कोई भी 3 संख्याएं हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहता है, यहाँ पर हमने मान लिया कि जो पहली संख्या है
यहाँ पर सवाल समझिए, यहाँ पर कहता है कि क्या है, दो संख्याएं हैं जो तीसरी संख्या से 20% और 25% छोटी है। तो हमने 20% और 25% छोटी है, तो यहाँ पर तीसरी संख्या हमने मान लिया, तीसरी संख्या अपने आप में 100% है। ठीक है, तीसरी संख्या 100% है। अब यहाँ पर जो हमारे पास दूसरी संख्या है वो पहली संख्या से कितने प्रतिशत छोटी है। ठीक है, पहली से कितने प्रतिशत छोटी है, तो यहाँ पर पहली वाली बड़ी है, दूसरी वाली छोटी है। ठीक है, तो यहाँ पर अब जब हमारे पास दूसरी वाली छोटी है तो मतलब दूसरी वाली को हमें 25% करना पड़ेगा। ठीक है, 25% करना, क्योंकि कहता है कि तीसरी संख्या से 20% 25% छोटी है। तो यहाँ पर दूसरी संख्या जो है वो पहली संख्या से कितने प्रतिशत छोटी, मतलब जो दूसरी संख्या वो छोटी है पहली वाली से, मतलब पहली जो है वो तीसरी संख्या का 20% होगी और जो हमारे पास 20% कम होगी। ठीक है, और जो हमारे पास दूसरी संख्या हो वो तीसरी वाली संख्या से 25% छोटी होगी। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, तीसरी वाली संख्या हमारे पास 100% हमने मान लिया, तो यहाँ पर जो दूसरी वाली संख्या होगी क्या होगी, 25% छोटी होगी। यहाँ पर तीसरी संख्या हमने क्या में 100% में क्या करेंगे, 25% छोटा कर देंगे, तो हमारे पास कितना निकल कर आएगा, 75%। ठीक है, यहाँ पर दूसरी वाली संख्या कितनी आ जाएगी, 75%। ऐसे ही जो हमारे पास जो पहली वाली संख्या होगी वो तीसरी वाली संख्या से कितना 20% छोटी है, तो हमारे पास तीसरी वाली संख्या हमने 100% माना, तो 100% में 100% का 20% निकालेंगे तो हमारे पास कितना स्टूडेंट आएगा, 80% आएगा। ठीक है, 80%। अब हमसे सवाल क्या कहता है, जो दूसरी संख्या है पहली संख्या से कितने प्रतिशत छोटी है, तो हमारे पास दूसरी संख्या कितनी है, 75% आई है, पहली संख्या कितनी है, 80% निकल कर आई है। तो यहाँ पर जो पहली संख्या बड़ी है दूसरी संख्या छोटी है, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत छोटी है, तो यहाँ पर पहली संख्या हमारे पास 80% माइनस दूसरी संख्या 75% अपॉन 80% करना है, इंटू 100 करना है। ठीक है, यहाँ पर 80 में जब 75 जाएगा तो यहाँ पर स्टूडेंट कितना आ जाएगा, 5/80 आएगा, इंटू 100 करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए 5 जब 80 में जब 75 जाए क्या आ जाएगा, 5 आएगा, 5% अपॉन यहाँ पर 80% आ जाएगा, 80% इंटू 100 आएगा। तो यहाँ पर परसेंटेज कर जाएंगे, क्योंकि अंश और हर में क्या है, परसेंटेज सेम है। यहाँ से 5 का 5 और 16 पंचे 80 हो, तो यहाँ पर 16 आ जाएगा। ठीक है, 16 आ जाएगा। अब हम लोग इसको 4 से काट देते हो तो 4 चौका 16 होगा, और यहाँ पर 25 चौका 100 होते हैं, यहाँ पर 25 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर स्टूडेंट क्या आ जाएगा, यहाँ पर आएगा 25। ठीक है, 25/4%। ठीक है, 25/4%। आज जब 25/4% को हम लोग क्या करेंगे, जब 25 में जब 4 से भाग देंगे तो हमारे पास 6 सही 1/4% निकल कर आएगा। ठीक है, 6 सही 1/4%। तो इस सवाल का सही आंसर क्या हो जाएगा, 6 सही 1/4%। इस सवाल का सही आंसर स्टूडेंट होगा। यहाँ पर ऑप्शन डी स्टूडेंट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। जो हमारे पास जो दूसरी संख्या वो पहली संख्या से कितनी छोटी है, 6 सही 1/4%, या हम लोग कह सकते हैं 25/4%। ठीक है, आइए हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन पे स्टूडेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 आज का क्या कहता है, रमेश के इतिहास में प्राप्तांक गणित में उसके अंक के 60% के बराबर है। ठीक है, रमेश के इतिहास में जो प्राप्तांक हैं गणित में उसके अंकों के 60% के बराबर हैं। गणित में उसके अंक जो हैं, गणित में जो उसके अंक हैं उसके भौतिकी में मिले अंकों के 60% के बराबर हैं। यदि तीनों विषयों में उसे कुल प्राप्तांक 147, ठीक है, मतलब कुल प्राप्तांक ये तीनों विषय में उसको टोटल मिलाकर वो कितने अंक प्राप्त कर रहा है, 147। ठीक है, प्राप्तांक मतलब कितने अंक वो एग्जाम में प्राप्त कर रहा है तीनों विषय से। यहाँ पर 147 हो तो इतिहास में कुल कितने अंक हैं। ठीक है, इतिहास में उसके कुल कितने अंक हैं। यहाँ पर ऑप्शन ए है हमारे पास 27, ऑप्शन बी है हमारे पास 45, ऑप्शन सी हमारे पास 75 और ऑप्शन डी हमारे पास 80। ठीक है, आप लोग इसको बताइए। आइए देखते हैं यहाँ पर स्टूडेंट, देखिए समझिए यहाँ पर क्या कहता है कि रमेश के इतिहास में प्राप्तांक, रमेश का जो इतिहास में जो कितने अंक प्राप्त कर रहा है वो गणित के उसके अंकों के 60% के बराबर है। मतलब जो इतिहास का प्राप्तांक वो गणित का जितना अंक आएगा उसका 60% निकालेंगे तो वहाँ पर हमारे पास इतिहास का प्राप्तांक पता चल जाएगा। गणित में जो उसके अंक हैं उसके भौतिकी में मिले अंकों के 60% के बराबर हैं, और जो उसके गणित में जो उसके अंक हैं उसको भौतिकी में मिले अंकों के 60% के बराबर है। यदि तीनों विषय में उसे कुल कितना प्राप्तांक, उसे टोटल मिलाकर 147 अंक प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, तो इतिहास में उसके कुल कितने अंक हैं ये हमसे पूछा है स्टूडेंट। ठीक है, आइए देखते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ठीक है, यहाँ पर समझिए हमने क्या किया, हमने इसके सब्जेक्ट को अलग कर लिया, इतिहास गणित और भौतिकी हमने तीनों को अलग कर लिया। यहाँ पर भौतिकी क्या है, भौतिकी अपने आप में 100% हमने 100% मान लिया कि भौतिकी में उसके अंक टोटल है 100% है। ठीक है, उसके भौतिकी में टोटल कितने 100% आ रहे हैं। अब भौतिकी का क्या कहता है 60% जो हमारे पास गणित है तो भौतिकी का हम लोग क्या करते हैं 100% का 60% निकाल लेते हैं, यहाँ पर 60% आ जाएगा। अब इतिहास क्या कहता है गणित के 60% के बराबर है, तो गणित का उसका प्राप्तांक कितना है 60%, तो 60% का हम लोग क्या करेंगे 60 निकालेंगे तो हमारे पास 36% आएगा। ठीक है, 36% आ जाएगा। अब कुल प्राप्तांक उसके पास क्या है, कुल प्राप्तांक क्या है हमारे पास,
कुल प्राप्तांक उसका आ रहा है हमारे पास 147 अंक के बराबर है। मतलब तीनों सब्जेक्ट का मिलाकर के उसका कुल कितना बन रहा है, 147 प्राप्तांक बन रहे हैं, 147 अंक उसको प्राप्त हो रहे हैं। और हम लोग परसेंटेज में कुल प्राप्तांक निकाल लेते हैं और जो हमारे पास 147 अंक के बराबर होगा स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए भौतिकी में हमने क्या माना, भौतिकी में हमने 100% माना है, और गणित में हमने कितना माना, गणित में हमने 60% माना है, और इतिहास में हमारे पास कितना है, इतिहास में हमारे पास 36% है। जब हम लोग क्या करेंगे 100%, 60% और 36% करेंगे, जब तीनों को जोड़ेंगे हमारे पास 196% आएगा। मतलब जो हमारे पास 196% है वो 147 अंक के बराबर है, ठीक है। जो 196% है वो हमारे पास 147 अंक के बराबर है। तो हमसे पूछा है कि इतिहास में उसके कुल कितने अंक हैं, 196% है हमारे पास 147 के, तो 36% जो हो जाएगा कितने आ जाएंगे, ठीक है। 36% हमारे पास कैसे आ जाएंगे, तो यहाँ पर 36% हमारे पास इतिहास के जो हमारे पास प्राप्तांक है, और यही पूछा कि इतिहास में उसको कुल कितने प्राप्तांक प्राप्त हुए, उसको इतिहास में कुल मतलब एक सब्जेक्ट में उसको कुल कितने अंक प्राप्त हुए, इतिहास विषय में उसे कुल कितने अंक प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर जब 196% 147 के, तो 36% निकालेंगे तो 147 अपॉन 196 इंटू हमारे पास क्या आ जाएगा 36 आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास स्टूडेंट कितना निकल कर आएगा 27 अंक उसको इतिहास में प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा 27 अंक हमारे पास इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा 27 अंक जो हो जाएगा इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन है स्टूडेंट करेक्ट हो जाएगा, 27 अंक इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन पे स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। यहाँ पे समझिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार, ठीक है। यहाँ पर सवाल समझिए एक, ठीक है। यहाँ पर क्या कहता है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे जिसमें कुल मतदाताओं में से 5% ने अपना मत प्रयोग नहीं किया। मतलब एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे जिनमें कुल मतदाताओं में से 5% ने अपना मत प्रयोग नहीं किया। सफल उम्मीदवार जो था 50% मत लेकर 200 मतों से कितना है 2000 मतों से विजयी रहा, ठीक है। यहाँ जो सफल उम्मीदवार था वो 50% मत लेकर 2000 मतों से विजयी रहा, ठीक है। तो पराजित उम्मीदवार को कितने मत मिले, पराजित उम्मीदवार को कुल कितने मत मिले। तो यहाँ पर ऑप्शन ए है 18,000, ऑप्शन बी है 19,000, ऑप्शन सी है 20,000 और ऑप्शन डी है 15,000, ठीक है। आप लोग इसको बताइए। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे जिसमें कुल मतदाताओं में से 5% अपना मत प्रयोग नहीं किया, मतलब 5% ने अपना मत नहीं दिया, मतलब उन्होंने वोट नहीं डाला, ठीक है। सफल उम्मीदवार 50% मत लेकर, जो सफल उम्मीदवार जो चुनाव जीतता है वो 50% मत लेकर 2000 मतों से विजयी रहा। पराजित उम्मीदवार को कितने मत मिले, ठीक है। आइए इस सवाल को स्टूडेंट हल करते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए हमने क्या किया, हमने मान लिया कि कुल मत हमारे पास 100% है, ठीक है। कुल मत क्या है 100%। अब 5% जो मत है उन्होंने वोट नहीं डाला है, ठीक है। 100% का जब 5% उसको जब हम लोग 100% में 5% मत उसमें घटाएंगे तो हमारे पास कितना निकल आएगा, हमारे पास 95%, ठीक है। आप 95% हमारे पास आएंगे जो कि हमारे पास उन्होंने मतलब उन्होंने वोट डाला है, ठीक है। उन्होंने वोट डाला तो हमारे पास जितने वोट डाले गए उन्हीं की हम गणना करेंगे, ठीक है। हमारे पास वैध वोट कितने आ जाएंगे, हमारे पास वैध वोट इनको कर सकते हैं क्योंकि इन्हीं वोटों को गिना जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 100% में 5% मत अपना नहीं दिया तो 100% में माइनस 100% का जब 5% निकालेंगे तो यहाँ पर हमारे पास जब 5% उसमें से निकाल देंगे 100% में से तो हमारे पास कितना निकल कर आएगा 95% मत निकल कर आएंगे। अब सफल उम्मीदवार जो है जो हमारे पास वैध मत है, जो हमारे पास जिन्होंने वोट डाला उसी को तो गिना जाएगा, 5% वोट को तो नहीं गिना जाएगा। तो हमारे पास सफल उम्मीदवार जो हमारे पास टोटल हमारे पास जब 5% वोट नहीं डाला है तो हमारे पास कितना निकल कर आया, हमारे पास 95% निकल कर आया। अब 55% उम्मीदवार जब हमारे पास उसमें सफल उम्मीदवार को कितना मिला 50% मत मिला। तो जब 95% में से 50% उम्मीदवार 50% मत हमारे पास सफल उम्मीदवार ले गया तो हमारे पास पराजित उम्मीदवार को कितना वोट मिला, पराजित उम्मीदवार को हमारे पास 45% मत मिले, ठीक है। 45% मत मिले। अब कहता है कि जो सफल उम्मीदवार है वो 2000 मतों से विजयी होता है। अब हमारे पास परसेंटेज में कितने का अंतर आ रहा है, जो सफल उम्मीदवार है उसको मिल रहे हैं 50% मत और पराजित उम्मीदवार को मिल रहे हैं 45% मत। मतलब दोनों के अंतर कितना आ रहा है 50%, एक को मिल रहा है 50%, एक को मिल रहा है 45%, अंतर कितना आ रहा है 5% का हमारे पास अंतर आया। तो हमारे पास 5% स्टूडेंट निकल कर आए वो हमारे पास 2000 मत के बराबर होंगे क्योंकि सफल उम्मीदवार जो है 2000 मतों से विजयी हो रहा है। मतलब सफल उम्मीदवार जो है कितने मत से आगे है 2000 मत से आगे है। और यहाँ पर देखें तो यहाँ पर परसेंटेज में जो सफल उम्मीदवार है कितने मत, पराजित उम्मीदवार से कितने परसेंट से आगे है तो 5% आगे है। तो मतलब 5% जो है हमारे पास 2000 मत के बराबर होंगे, 2000 मत के बराबर होंगे क्योंकि सफल उम्मीदवार 2000 मतों से विजयी हुआ और हमारे पास परसेंटेज में कितना सफल उम्मीदवार आ गए 5% मत आ गए। मतलब जो 5% है हमारे पास 2000 के बराबर होगा स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पर हमसे पूछा है कि
पराजित उम्मीदवार को कितने प्रतिशत वोट मिले हैं, ठीक है, कितने मत मिले हैं, ठीक, जो पराजित उम्मीदवार है उसको कितने मत मिले हैं, ठीक है। जब 5% मत हमारे पास कितने 5% जो हमारे पास मत है जो कि हमारे पास 2000 मत के बराबर है, ठीक है, जो कि अभी हमने निकाला है, तो हमारे पास पराजित उम्मीदवार को कितना मिल रहा है 45% मत। 5% जो है 2000 के हैं, तो 45% कितने के बराबर आ जाएगा 18000 मत के बराबर, क्योंकि 5 का जब हम लोग 9 गुना करेंगे, 5 इंटू जब 9 करेंगे तो हमारे पास 45 आ जाएगा। ऐसे ही 2000 का जब 9 गुना करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा स्टूडेंट 18000 मत आएंगे, ठीक है। मतलब जो पराजित उम्मीदवार उसको क्या मिले स्टूडेंट 18000 मत। इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 18000 ऑप्शन ए स्टूडेंट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ए यहाँ पर सवाल सही हो जाएगा। आइए हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन पे स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 पर चलेंगे आज के सवाल में। कहता है कि एक परीक्षा में सीता ने 30% मत प्राप्त किए और 50 अंकों से अनुत्तीर्ण रहे। मतलब जो सीता है उन्होंने परीक्षा में 30% अंक प्राप्त किए हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया 50 अंकों से अनुत्तीर्ण रहे, ठीक है, 50 अंकों से उन्होंने परीक्षा को फेल हो गई, ठीक है। अब इसी परीक्षा में राम ने 40% मत अंक प्राप्त किए और उत्तीर्ण होने के न्यूनतम अंक से 20 अंक अधिक प्राप्त करता है। मतलब जो राम ने क्या किया परीक्षा में 40% अंक प्राप्त किए और उत्तीर्ण होने के न्यूनतम अंक से, मतलब जो उत्तीर्ण होने के जितना न्यूनतम अंक चाहिए था उससे 20 नंबर अधिक लाए, ठीक है। राम ने क्या किया उससे 20 नंबर अधिक लाए हैं, ठीक है। तो उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक कितना हमें न्यूनतम अंक ज्ञात करना है, ठीक है स्टूडेंट, ठीक है। आप लोग इसको बताइए। यहाँ पर ऑप्शन ए है 350, ऑप्शन डी है 250, ऑप्शन सी हमारे पास 360 और ऑप्शन डी है 260, ठीक है। आप लोग इसको बताइए। आइए देखते हैं स्टूडेंट इसको कैसे हल करना है, ठीक है। यहाँ पर समझिए, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं उनके न्यूनतम अंक हम दोनों को बराबर कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट है जिनको न्यूनतम अंक यदि हमारे पास सेम ही होता है, ठीक, चाहे वो राम हो चाहे सीता हो, कोई भी हो, XYZ में कोई भी हो, तो उनका जो परीक्षा में पास करने का जो हमारे पास न्यूनतम अंक होता है वो सबका बराबर होता है, ठीक है, वो सबका बराबर, चाहे वो सीता हो चाहे वो राम हो चाहे XYZ कोई भी हो, ठीक है। यहाँ पर कहता है कि सीता जो है वो उन्होंने कितना किया परीक्षा में 30% अंक प्राप्त किए मगर वो 50 अंकों से फेल हो गए। यदि हम सीता को 30% अंक उन्होंने प्राप्त किया है, लेकिन हम सीता को यदि हम 50 अंक और दे दें तो सीता भी पास हो जाएगी। न्यूनतम अंक इतना प्राप्त कर लें, जैसे कि हमने एग्जाम में जैसे कि 33% अंक क्या होते हैं मिनिमम होता है, तो मतलब 33% से यदि कोई स्टूडेंट नीचे पाता है तो स्टूडेंट फेल हो जाएगा, चाहे वो स्टूडेंट कोई भी हो। ऐसे ही इस सवाल को हल करना है। यहाँ पर देखिए सीता कहता है, सीता जो है हमारे पास 30% अंक प्राप्त करती हैं और 50 अंकों से फेल हो जाए, मतलब सीता को 50 अंक और दे दें तो सीता हमारे पास पास हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर 30% प्लस 50 करेंगे, ठीक है, तो सीता भी पास हो जाएगी। और राम क्या कहता है, राम परीक्षा में 40% अंक प्राप्त करता है लेकिन वो 20 अंक अधिक लाता है, ठीक है, परीक्षा में 20 अंक अधिक लाता है। यदि हमें क्या करना है मिनिमम पास करना है, ठीक है, तो 40 अंक तो उसने प्राप्त किया मगर 20 अंक अधिक ला रहा है, तो हमें न्यूनतम पर आना है। न्यूनतम यदि उसने 20 अंक नहीं भी लाया होता तभी वो न्यूनतम पास हो जाता है, ठीक, क्योंकि वो परीक्षा में 20 अंक अधिक ला रहा है, तो हमें न्यूनतम में उसको दोनों को बराबर करना है, ठीक है। मतलब सीता का भी न्यूनतम पास हमारे पास जितना होगा राम का भी उतना ही होगा, तो हमारे पास दोनों के क्या होंगे परसेंटेज हमारे पास बराबर आएंगे। तो सीता को हमारे पास 30% प्लस 50 करेंगे क्योंकि 50 अंक कम ला रहा है, ठीक है, तो हमें प्लस 50 करना है। और राम जो है हमारे पास 20 अंक अधिक ला रहे हैं तो राम को माइनस करना है, ठीक है, -20 आ जाएंगे। अब दोनों को क्या करना है, दोनों को हम इसको हल कर लेते हैं। यहाँ पर 30% प्लस 50 बराबर 40% -20 आ जाएंगे। अब इसको हल करेंगे तो हमारे पास 40% जो कि हमारे पास क्या है राइट हैंड साइड पर, जो 30% हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पर। जब 30% को हम लोग क्या करेंगे राइट हैंड साइड पर ले जाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 40% -30% करेंगे तो हमारे पास 10% आएगा। तो हमारे पास 10% आएंगे और जो कि हमारे पास कितने 70% के 70 अंक के बराबर होगा, मतलब 10% 70 अंक के बराबर होगा। तो 1% हमारे पास कितने 1% हमारे पास 7 अंक के बराबर होगा, ठीक है। 10% 70 के तो 1% कितने 7 अंक के बराबर होगा। अब उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक कितना चाहिए, ठीक है। सवाल में हमसे पूछा है कि उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक कितना चाहिए। अब उत्तीर्ण होने के लिए चाहे आप राम से निकाल लें चाहे सीता से निकाल लें, ठीक है, दोनों से ही हमारे पास उत्तीर्ण अंक सेम ही आएंगे। जैसे कि सीता के लिए उत्तीर्ण होने के लिए कितना अंक चाहिए 30% प्लस 50 चाहिए। ऐसे ही राम को हमारे पास उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक कितना चाहिए 40% -20 चाहिए। तो हमारे पास उत्तीर्ण होने की चाहे जिससे लगे, आप सीता से निकालिए या राम से निकालिए, दोनों के लिए बराबर होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सीता से निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सीता के लिए क्या आ जाएंगे 30% प्लस 50 है और 1% हमारे पास 7 के, तो 30% है तो 30 × 7 करेंगे। 30% जो होगा कितने अंक के बराबर होगा, प्लस 50 करना है ना, तो 30% कितने अंक के बराबर होगा, तो 30 × 7 करेंगे। 30 × 7 हमारे पास कितना आ जाएगा 210 आएंगे। तो 210 प्लस 50 करेंगे तो हमारे पास
कितना आ जाएगा 260 अंक, ठीक है 260 अंक इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है 260 अंक इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। यदि आप लोग राम से करते हो तो क्या करते हैं 40% माइनस 20 करते हैं और 1% 7 के, तो 40% कितने आ जाएंगे 40% हमारे पास आ जाएंगे 280 के, ठीक 40% 1% 7 के तो 40% कितना आ जाएगा 280। अब 280 में जो हम लोग 20 अंक घटाते तो हमारे पास कितना आता है 260 अंक ही निकल कर आता है। तो इस सवाल का सही आंसर स्टूडेंट क्या हो जाएगा 260 अंक, ठीक है यहाँ पर इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा 260, यहाँ पर ऑप्शन डी स्टूडेंट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है 260 अंक यहाँ पर इस सवाल के न्यूनतम अंक चाहिए, जो कि एग्जाम में कोई भी मतलब विद्यार्थी उसको उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम इतने ही अंक चाहिए, ठीक है 260 अंक, ठीक है। आइए हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन पे स्टूडेंट, ठीक है यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, किसी कारणवश दार्जिलिंग में नारंगियों के मूल्य में 20% की कमी हो जाने से कोई व्यक्ति 10 रुपए में 48 नारंगियां अधिक खरीद सकता है, तो नारंगियों का नया और पुराना मूल्य बताइए, ठीक है। किसी कारणवश दार्जिलिंग में नारंगियों के मूल्य में 20% की कमी हो जाने से, नारंगियों का जो मूल्य था उसमें 20% की कमी हो गई है, तो हो जाने से कोई व्यक्ति जो है 10 रुपए में 48 नारंगी अधिक खरीद सकता है, तो नारंगियों का नया और पुराना मूल्य बताइए, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन ए है 62 पैसे प्रति दर्जन, यहाँ पर दर्जन में पूछा है, ठीक है तो 62 पैसे और रुपए में नहीं, यहाँ पर पैसे में पूछा है, तो 62 प्रति दर्जन ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी हमारे पास 62.5 पैसे प्रति दर्जन, ऑप्शन सी है 63 पैसे प्रति दर्जन और ऑप्शन डी हमारे पास 60 पैसे प्रति दर्जन, ठीक है आप लोग इसको बताइए। आज दीपावली का क्या है स्टूडेंट, यहाँ पर वो तैयारी चल रही है, ठीक है स्टूडेंट, ठीक है तो यहाँ पर आवाज़ आ रही होगी आप लोगों को, सुनाई भी दे रहा होगा, ठीक है। आइए आज इस सवाल का हल करते हैं स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पर पुराना मूल्य जो है हमारे पास 100 रुपये पर नारंगी है, ठीक है पुराना मूल्य जो है हमारे पास 100 रुपये पर क्या है प्रति नारंगी, मतलब एक नारंगी जो है 100 रुपये का है, और नया मूल्य जो है वो नया मूल्य क्या है, नया मूल्य हमारे पास कितना आ जाएगा नया मूल्य। यहाँ पर समझिए, यहाँ पर सवाल क्या कहता है कि जो उसके नारंगी के मूल्य में 20% की कमी कर दी। यदि हमने पुराना मूल्य यदि हमने मान लिया 100% है, 100 रुपये प्रति नारंगी है, तो नया मूल्य क्या आ जाएगा उसमें 20% की कमी कर देंगे, तो हमारे पास पुराना कितना था x माना है हमने, तो x का 20% कम कर देंगे तो हमारे पास कितना है 0.8 रुपये प्रति नारंगी आ जाएगा, जो कि इसका नया मूल्य है, मतलब उसका मूल्य घट गया है, ठीक है क्योंकि कमी कर दी है, ठीक है यहाँ पर हमने क्या किया 20% की कमी कर दी है। तो यहाँ पर हमारे पास नारंगी के जो हमारे पास नया मूल्य कितना है 1.8% आया, ठीक है 0.8% रुपये प्रति नारंगी है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पर इसको हल करेंगे, ऐसे सवाल हमने आपको पहले पिछली 2 क्लास में हमने बताया भी है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब हमारे पास है तो हमारे पास क्या कहता है 10 रुपये में 48 नारंगी अधिक खरीद सकता है, तो 1 रुपये में कितना अधिक खरीदेगा 1 रुपये में खरीदेगा 48/10 नारंगी, ठीक है 48/10 नारंगी। अब यहाँ पर इसको ऐसे ही हल कर लेते हैं, तो यहाँ पर 1/0.8x आ जाएगा, ठीक है 0.8x है, ठीक है। यहाँ पर ऐसे करना है कि यहाँ पर ये जो हमारे पास ये साइन है, ठीक है ये वाला जो साइन है स्टूडेंट इसको घटाना कहते हैं, ठीक है ये भी मतलब ये क्या होता है एक हमारे पास घटाने का ही साइन होता है, जिससे हमारे पास क्या होता है पॉजिटिव आंसर आना चाहिए, ठीक है पॉजिटिव आंसर आ जाए, मतलब कैसे भी हल करो घटाने पर हमें पॉजिटिव आंसर आना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं 1/0.8x, क्योंकि ये घट रहा है, ठीक है इसमें घट रहा है, इसके बाद माइनस का साइन है 1/x करना है 1/x, ठीक है। यहाँ पर समझिए कहता है कि हमारे पास प्रति नारंगी मतलब एक नारंगी 100 रुपये का है, ठीक है मतलब 100 रुपये में एक नारंगी, तो 1 रुपये में कितना नारंगी 1/x आ जाएगा 1/x। ऐसे ही स्टूडेंट हमारे पास 0.8x रुपये में एक नारंगी मिल रहा है, तो 1 रुपये में कितना नारंगी मिलेगा 1 रुपये में हमारे पास 1/0.8x आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो कि हमारे पास कितना है 48/10, क्योंकि 10 रुपये में 48 नारंगी अधिक है, तो हम क्या करेंगे 1 रुपये में निकाल लेंगे 48/10 आ जाएगा, इतने नारंगी आ जाएंगे। अब हम लोग इसको हल करेंगे तो हमारे पास एलसीएम कितना आ जाएगा 0.8x आएगा। अब 0.8x में यहाँ पर 0.8 x आ जाएगा, ठीक कितना आ जाएगा 1 - 0.8 आएगा 1 - 0.8, जब 1 में 0.8 जाएगा तो 0.2 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 0.2/0.8x जो कि हमारे पास 48/10 के बराबर होगा स्टूडेंट, ठीक है। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो यहाँ पर 0.2 और 0.8 है, तो यहाँ पर 1.1 मतलब 1 बढ़ जाएगा, और 0.8 को हम लोग क्या करेंगे 4 बढ़ जाएंगे, यहाँ पर 1/4x जो होगा 48/10 के आ जाएंगे, ठीक है 48/10 के आ जाएंगे। तो यहाँ पर x क्या आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है 1/4x 48/10 क्या आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर इसको हल करेंगे तो यहाँ पर x बराबर
10/4 इंटू 48 आ जाएगा, मतलब इतने रुपए आ जाएंगे। मतलब हमें क्या करना, हमें ऑप्शन में पैसे दिया है तो यहाँ पर रुपए नहीं पूछा है, और हमसे क्या पूछा है, प्रति नारंगी नहीं पूछा, हमसे दर्जन में पूछा है। ठीक है, मतलब हमसे पैसे और दर्जन में सवाल इसको हल करना है। तो हमारे पास कितना निकल गया, हमें रुपए में निकल कर आया। ठीक है, क्योंकि सवाल में दिया होता है कि 10 रुपए में 48 नारंगी अधिक है, सवाल में हमें रुपए में दिया हुआ था। ठीक है, तो हमारे पास रुपए में निकल कर आया, मगर हमें इसको पैसे में चेंज करना है। तो यहाँ पर हमें पता है कि 1 रुपये जो होते हैं 100 पैसे के बराबर होता है। तो यहाँ पर इसको जब हम लोग 1 रुपये की जगह हम लोग क्या करेंगे, 100 पैसे रखेंगे। तो यहाँ पर इसको हम लोग हल करेंगे तो x बराबर यहाँ पर क्या है, 10/4 इंटू 48 इंटू क्या करेंगे, 100 करेंगे, और 1 रुपये हमारे पास 100 पैसे क्या आ जाएंगे। जब इसको हल करेंगे तो हमारे पास 250/48 पैसे प्रति नारंगी आ जाएंगे। ठीक है, प्रति नारंगी निकल कर आए स्टूडेंट। ठीक है, प्रति दर्जन नहीं निकल कर आया। तो मतलब एक नारंगी हमारे पास क्या है, एक नारंगी 250/48 पैसे क्या आ जाएंगे। मगर हमसे सवाल में क्या पूछा है, हमसे सवाल में पूछा है प्रति दर्जन। अब प्रति दर्जन मतलब एक दर्जन में कितने नारंगी आते हैं, तो एक दर्जन में हमारे पास 12 नारंगी आ जाते हैं। ठीक है, 12 नारंगी, और प्रति नारंगी के लिए हमें पता चल गया है। तो प्रति दर्जन कैसे निकालेंगे, प्रति नारंगी जो हमारे पास मूल्य आए उसमें 12 से गुणा कर देंगे, हमें प्रति दर्जन पता चल जाएगा। तो x बराबर 250/48 इंटू 12 कर देंगे। ठीक है, इंटू 12 पैसे प्रति दर्जन नारंगी आ जाएंगे। यहाँ जब इसको हल करेंगे तो हमारे पास स्टूडेंट कितना आ जाएगा, हमारे पास जो नारंगी का पुराना मूल्य x हमें क्या माना है, पुराना मूल्य माना है। ठीक है, यहाँ पर x हमारे पास कितना आ जाएगा, 62.5 पैसे प्रति दर्जन नारंगी आ जाएंगे। कितना आ जाएगा, 62.5 पैसे प्रति नारंगी। जब इसको आप लोग हल करेंगे, यहाँ पर देखिए हल भी करते हैं, यहाँ पर देखिए 12 का नंबर 12 चौका 48 4 आ जाएगा, 250 में जब 4 से भाग देंगे तो यहाँ पर 6 चौका 24 आ जाएगा, तो यहाँ पर 10 आ जाएगा। 6 चौका 24, 25 में से जब 24 आएगा तो 1 आएगा, 10 आएगा, और 4 दूनी 8 आ जाएगा। तो यहाँ पर 4 दूनी 8, 10 में से जब 8 जाएगा तो 2 आ जाएगा, दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पर 20 बन जाएगा, 4 पंचे 20 आ जाएगा। तो 62.5 पैसे प्रति दर्जन नारंगी आ जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब हमसे पूछा क्या, हमसे दोनों मूल्य पूछा था, हमसे पुराना मूल्य भी पूछा है सवाल में, हमसे नया मूल्य भी पूछा है। तो नया मूल्य निकालते हैं, हमारे पास पुराना मूल्य पता चल गया कि कितने पैसे प्रति दर्जन के, तो यहाँ पर 62.5 पैसे प्रति दर्जन। ठीक है, अब यहाँ पर स्टूडेंट क्या है, यहाँ पर हमारे पास है नया मूल्य हमारे पास कितना है, 0.8x रुपये प्रति दर्जन, इतने रुपये प्रति नारंगी था। ठीक है, 0.8x रुपये प्रति नारंगी था। तो यहाँ पर 0.8x जो हो जाएगा हमारे पास 0.8, और हमारे पास x कितने पैसे के आ गया, x हमारे पास आ गया है 250/48 पैसे प्रति नारंगी के निकल कर आए। तो यहाँ पर हमने क्या किया, x की जगह हमने 250/48 रख दिया, जो कि पैसे प्रति नारंगी दर्जन नहीं है। या जब इसको हल करेंगे स्टूडेंट, इसको हल करते हैं तो यहाँ पर 0.8 है, तो यहाँ पर इसको हल करेंगे, यहाँ पर 25 में यहाँ पर एक 0 है इसको, और यहाँ पर दशमलव इसको हटा लेते हैं, 8 का नम 8 और 8 छक्का 48 आ जाएगा। यहाँ पर 25.6 पैसे प्रति नारंगी आ जाएंगे। ठीक है, 25.6 पैसे प्रति नारंगी, मतलब एक नारंगी जो है हमारे पास 25.6 पैसे प्रति नारंगी आ जाएंगे। अब हमें क्या करना है, ऑप्शन में हमें दर्जन दिया हो तो हम लोग दर्जन निकालेंगे। हमें पता है कि एक दर्जन में कितने होते हैं, 12 नारंगी होते हैं, एक दर्जन में 12 नारंगी। प्रति नारंगी का मूल्य हमें पता चल गया है। ठीक है, प्रति नारंगी मतलब एक नारंगी जो है 25.6 पैसे की, जो कि इसका नया मूल्य है नारंगी का। अब हम लोग क्या करेंगे, एक दर्जन का निकालेंगे तो क्या करेंगे, प्रति नारंगी हमें पता है एक दर्जन का निकाला है तो क्या करेंगे, गुणे 12 कर देंगे। ठीक है, गुणे 12 कर देंगे, हमें प्रति दर्जन पता चल जाएगा, मतलब इतने पैसे प्रति दर्जन जो हमारे पास है नारंगी मिल रहा है। अब इसको हल कर लेते हैं, तो यहाँ पर 6 का नम 6 दूनी 12 आ जाएगा, और 25 गुणे 2 करेंगे तो हमारे पास 50 पैसे प्रति दर्जन उसका नया भाव आ जाएगा। ठीक है, और हमारे पास नया भाव मतलब नारंगी का नया भाव कितना आ जाएगा, 50 पैसे प्रति दर्जन। और नारंगी का पुराना भाव हमारे पास कितना है, नारंगी का पुराना भाव हमारे पास है 62.5 पैसे प्रति दर्जन, जो कि नारंगी है। ठीक है, तो यहाँ इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, 62.5 पैसे प्रति दर्जन नारंगी और 50 पैसे प्रति दर्जन नारंगी आ जाएंगे। ठीक है, तो इस सवाल का सही आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन बी स्टूडेंट करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन बी हमारे पास, ऑप्शन जो है हमारे पास यहाँ पर पुराना मूल्य दिया हुआ है, नारंगी का नया मूल्य ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, मगर यहाँ पर एक ऑप्शन तो दिया है हमारे पास, मैच कर रहा है 62.5 पैसे प्रति दर्जन, जो ये हमारे पास क्या था, हमारे पास पुराना मूल्य निकल कर आया। तो यहाँ पर ऑप्शन किसका दिया, और पुराना मूल्य का इस सवाल में दिया हुआ है। ठीक है, नारंगी का नया मूल्य कितना निकल कर आया, 50 पैसे प्रति दर्जन आ गया है नारंगी का नया मूल्य, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पुराना मूल्य ही सही मान देंगे। तो यहाँ पर 62.5 पैसे प्रति दर्जन इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, आइए हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन पे स्टूडेंट। ठीक है, आज के लास्ट सवाल पर। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, यदि किसी वर्ग की भुजा को 20% घटा दिया जाए। ठीक है, वर्ग की भुजा को 20% घटा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। ठीक है, वर्ग की भुजा को 20% घटा दिया जाए उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन ए है हमारे पास 36, ऑप्शन बी हमारे पास 33, ऑप्शन सी हमारे पास 35 और ऑप्शन डी हमारे पास 25। ठीक है, आप लोग इसको बताइए।
देखिए यहाँ पर क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। ठीक है, अब क्या होता है, हमने पहले मान लेते हैं कि हमारे पास भुजा पहले कितनी थी, पहले हमारे पास भुजा 100% थी। अब 100% में क्या हुआ, उसने 20% घटा दिया है। ठीक है, 100% में क्या किया उसने, 20% घटा दिया है। ठीक है, अब 100% जब 20% घटा दिया तो हमारे पास कितना बचा, 80% बचा। अब 80% हमारे पास इतना बचा हुआ है। ठीक है, अब 100% को हम लोग क्या करते हैं, जब प्रतिशत को हम लोग भिन्न में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं, परसेंटेज को जब हम लोग भिन्न में चेंज करते हैं तो अपॉन 100 करते हैं। ठीक है, मतलब 100 से भाग देते हैं। जब प्रतिशत को हम लोग भिन्न में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं, 100 से भाग देते हैं। तो 100% जो हम लोग भिन्न में चेंज करें तो 100/100 करेंगे तो हमारे पास एक निकल कर आएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए ऐसे हमें हल करना होता है। ठीक है, आइए हम लोग इसको देखते हैं कैसे हल करना है स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ पे देखिए वर्ग का जो हमारे पास क्षेत्रफल होता है क्या होता है, भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो हम लोग पहले मान लेते हैं, पहले हमारे पास भुजा कितनी है, पहले हमारे पास भुजा है 100%। ठीक है, पहले भुजा क्या है हमारे पास 100% और बाद में हमारे पास क्या कहता है 20% की भुजा में कमी आ जाती है। तो पहले 100% था, अब 100% को जो हमने क्या किया, भिन्न में चेंज के लिए तो हमारे पास परसेंटेज को हम लोग भिन्न में चेंज करते हैं तो अपॉन 100 मतलब 100 से भाग देते हैं। तो 100% जब प्रतिशत को हमें भिन्न में करना है तो 100/100 आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास एक आ जाएगा। ठीक है, और हमारे पास भुजा हमारे पास कितना है, भुजा में 20% की कमी कर देते हैं बाद में। तो 100% पहले था, उसमें 20% की जब कमी करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 80% आ जाएगा। ठीक है, 80% आ जाएगा, जो कि हमारे पास जब परसेंटेज को हम लोग भिन्न में चेंज करेंगे तो 80/100 करेंगे। ठीक है, 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 0.8 आएगा। ठीक है, मतलब पहले भुजा जो थी हमारे पास 1 के बराबर थी और बाद में भुजा कितना है, 0.8 के। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर क्षेत्रफल निकालेंगे। पहले कितना क्षेत्रफल था, तो क्षेत्रफल जो है भुजा स्क्वायर, पहले भुजा कितनी है, पहले भुजा 1 है तो भुजा स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, ऐसे ही हम लोग बाद में भुजा स्क्वायर करेंगे तो मतलब भुजा स्क्वायर क्या है, क्षेत्रफल के ही बराबर है। तो यहाँ पर बाद में भुजा स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास बाद में भुजा कितनी है, 0.8 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास कितना स्टूडेंट आएगा, 0.64 आएगा। ठीक है, 0.6 मतलब 0.8 गुणे 0.8 करेंगे तो हमारे पास कितना है, 8 64 और जो दशमलव 2 डेसिमल लग जाएंगे। ठीक है, 2 डेसिमल खसक जाएंगे तो यहाँ पर 0.8 गुणे 0.8 करेंगे तो यहाँ पर 0.64 आएगा। ठीक है, अब हमसे सवाल में पूछा है क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी पूछा है, मतलब क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी आई। तो हमें कमी कैसे पता चला, पहले हमें पता चल गया कि यहाँ पर पहले वर्ग का जो हमारे पास क्षेत्रफल था कितना था, 1 था। अब बाद में जो वर्ग का क्षेत्रफल 0.64 है, मतलब वर्ग के क्षेत्रफल में क्या है, कमी आई, क्योंकि पहले 1 था अब क्या है 0.64 है। ठीक है, मतलब 1 से कम है। ठीक है, अब ऐसे ही हमें पता चल गया यहाँ पर क्षेत्रफल में कमी आ रही है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी निकालेंगे। पहले कितना है, 1 है, माइनस बाद में कितना है 0.64 है, अपॉन 1 करना है, इंटू 100 करना है। ठीक है, जब इसको हम लोग इंटू 100 करेंगे क्योंकि हम लोग परसेंटेज में निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर जब 1 में 0.64 जाएगा तो कितना आएगा, 0.36 आएगा, 0.36। ठीक है, इंटू 100 करेंगे तो हमारे पास 36% आएगा। ठीक है, यहाँ पर दशमलव हट जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 36% इस सवाल का सही आंसर स्टूडेंट हो जाएगा। ठीक है, इस सवाल का सही आंसर क्या होगा, 36%। ठीक है, यहाँ पर 36% इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन ए स्टूडेंट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन पे स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, इस जो हमारे पास ये हमारे पास है, इसके लिए हमारे पास एक शॉर्ट ट्रिक भी है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग जो हमारे पास भुजा स्क्वायर है जिससे इसको नहीं लगाना, तो हमारे पास परसेंटेज निकालने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक है। शॉर्ट ट्रिक क्या है, यहाँ पर समझिए, यहाँ पर प्रतिशत परिवर्तन में जब हम लोग क्या करते हैं, वृद्धि या कमी करते हैं। ठीक है, मतलब परिवर्तन का मतलब ही क्या है, उसमें या तो वृद्धि हो रही है या तो कमी हो रही है। ठीक है, परिवर्तन का ये मतलब है। तो यहाँ पर प्रतिशत परिवर्तन कोई भी पूछे, ठीक है, तो यहाँ पर प्रतिशत परिवर्तन निकाले जिसमें वृद्धि हो रही है कमी हो रही है। तो यहाँ पर फार्मूला क्या है, प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी, यहाँ पर प्लस का साइन है। ठीक है, और इसके बाद एक कोष्टक में प्लस माइनस ए, दूसरे कोष्टक में प्लस माइनस बी अपॉन 100 करना है। ठीक है, अपॉन 100। ठीक है, यहाँ पर प्लस का साइन हमें कब लगाना है, जब वृद्धि हो रही है, माइनस का साइन कब लगाना है, जब हमें कमी हो रही है। ठीक है, अब सवाल में क्या कहता है कि क्षेत्रफल में क्या होता है, 20% की कमी कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्षेत्रफल मतलब इसमें क्या है, क्षेत्रफल में भुजा स्क्वायर है, तो यहाँ पर भुजा इंटू भुजा, यहाँ पर ए भी हमारे पास भुजा है, बी भी भुजा है, मतलब दोनों में कमी आ रही है। मतलब ए और बी जो है हमारे पास सवाल में, ए और बी हमारे पास क्या है, भुजा स्क्वायर है, तो ए और बी दोनों ही भुजाएं हैं और दोनों ही क्या हो रही, कम हो रही, क्योंकि भुजा स्क्वायर जो भुजा सवाल में कम हो रही, कितना 20%। तो हमारे पास ए भी क्या आ जाएगा, माइनस बी, क्योंकि कमी आ रही है माइनस करना है, और बी भी हमारे पास क्या है कि माइनस करना है क्योंकि माइनस 20 है। तो यहाँ क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी निकालेंगे स्टूडेंट, क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी। तो ए में क्या है, ए में हमारे पास माइनस बी है, ठीक है, माइनस 20 करना है, और बी की जगह हमें क्या करना है, माइनस 20 करना है, बी में क्या करना है, हमें माइनस 20 करना है। ठीक है, बी भी हमें माइनस 20 करना है। ठीक है, अब क्या करना है, प्लस का साइन रखना है, यहाँ पर क्या करना है, माइनस 20 अपॉन 100 करना है। ठीक है, अब इसको हम हल करेंगे तो हमारे पास कितना निकल कर आएगा, यहाँ पर माइनस 20 करेंगे तो हमारे पास -40 आ जाएंगे। ठीक है,
यहाँ पर -20 करेंगे तो हमारे पास -40 आ जाएगा। और इसके बाद प्लस का साइन है, इसके बाद जब हमारे पास इसको हल करेंगे हमारे पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर प्लस का 400 आएगा। जब 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास प्लस का 4 आएगा, ठीक है। तो -40 जब प्लस का 4 करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, -36 आएगा। क्योंकि -40 हमारे पास बड़ा है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, माइनस का ही साइन लेते हैं, तो -36 आएगा, ठीक है। माइनस का साइन हमें बता रहा है कि यहाँ पर माइनस साइन क्या बता रहा है, कमी बता रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हमने क्या माना, माइनस को हम लोग कमी माना है। तो यहाँ पर माइनस का साइन जो हमारे पास -36 में जो माइनस का साइन है वो हमें क्या बता रहा है, कमी आ रही है, ठीक है। यहाँ पर कमी आ जाएगी, तो 36% की कमी, इस सवाल को ऐसे हल करेंगे, ठीक है। आइए हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन भी स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, यदि किसी वृत्त का व्यास 20% बढ़ा दिया जाए, ठीक है। वृत्त का व्यास जो है 20% बढ़ा दिया जाता है तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ठीक है। क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ठीक है। तो यहाँ पर वृत्त का जो व्यास है उसको 20% बढ़ा दिया जाता है, तब उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ऑप्शन ए है 45, ऑप्शन बी हमारे पास 40, ऑप्शन सी है 44 और ऑप्शन डी है 39, ठीक है। आप लोग इसको बताइए। देखिए स्टूडेंट, इसको कैसे हल करना है, हमें पता है कि जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, मतलब पाई इंटू हमारे पास क्या होती है, त्रिज्या के स्क्वायर होता है। आर क्या है, यहाँ पर त्रिज्या है, तो यहाँ पर पाई आर स्क्वायर होता है और त्रिज्या हमारे पास आर स्क्वायर हो जाएगी। और त्रिज्या जो होता है वो क्या होता है, त्रिज्या जो होता है वो व्यास का आधा होता है। त्रिज्या जो होती है व्यास का आधा होता है, तो यहाँ पर व्यास को हम लोग यहाँ पर त्रिज्या व्यास का आधा होता है। और पाई क्या होता है, पाई हमारे पास होता है 22/7, जो कि एक क्या होती है, एक पाई को हम लोग क्या मानेंगे, एक हमारे पास अंक होते हैं, ठीक है। एक हमारे पास क्या होता है, अंक होता है, एक हमारे पास नियतांक होता है, एक हमारे पास नियत अंक होता है। तो पाई क्या होता है, 3.14 या 22/7 होता है, ठीक है। ऐसे ही इसको हल करना है, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं इसको कैसे हल करते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो हमारे पास आर बराबर d/2, मतलब आर क्या है यहाँ पर, त्रिज्या। तो त्रिज्या जो होती है व्यास का आधा, व्यास यहाँ पर डी है, ठीक है। तो यहाँ पर डी हमने इसको व्यास माना है, तो यहाँ पर आर जो होती है d/2 होती है, मतलब जो हमारे पास रेडियस होता है वो डायमीटर का क्या होता है, आधा होता है। तो यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल हमने क्षेत्रफल को ए से डोनेट किया, तो यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर। और आर की जगह हम लोग क्या कर सकते हैं, d/2 रख सकते हैं। तो जब हम लोग आर की जगह d/2 रखेंगे, इसको स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर d²/4 आ जाएगा। तो यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, पाई d²/4। अब पहले और बाद में हम लोग इसको बाद में चेंज कर लेते हैं। तो पहले वृत्त का जो हम लोग पहले वृत्त का व्यास कितना था, पहले वृत्त का व्यास d था, बाद में वृत्त के व्यास में क्या होता है, उसमें 20% की वृद्धि कर देते हैं। तो पहले d था, d में 20% की वृद्धि कर देते हैं। अब कितना हो गया है, जब इसको हल कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर 20 का नाम 20 पंचे 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर d + d/5 करेंगे तो यहाँ पर 6d/5 स्टूडेंट आएगा, 6d/5 आएगा। और यहाँ पर पहले हमारे पास व्यास पता चल गया है कि पहले हमारे पास d है, बाद में हमारे पास व्यास जो है 6d/5 है। तो हम लोग एरिया निकाल लेते हैं कैसे, यहाँ पर हमें पता है कि एरिया जो होता है पाई d²/4 के होता है। तो यहाँ पर हम लोग डायमीटर हमें पता चल गया है, तो यहाँ पर हल करेंगे तो हमारे पास एरिया बराबर पाई d²/4 है। यहाँ पर ये हमारे पास पहले एरिया पता चल गया। और यहाँ पर ए बराबर, यहाँ पर पाई तो एक नियत अंक है, 4 भी एक नियत अंक है, तो यहाँ पर चेंज क्या हो रहा है, डी ही चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर डी की जगह हम लोग क्या, डी क्या है, व्यास ही चेंज हो रहा है। तो व्यास यहाँ पर बाद में व्यास कितना है, 6d/5 है। यहाँ पर 6d/5 को हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब इसको हल करेंगे तो यहाँ पर 36 आ जाएगा। यहाँ पर पाई 36 स्क्वायर, 36 × d², पाई 36 d²/25 आएगा। जब 25 जब नीचे जाएगा तो 25 और 25 चौका कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो यहाँ पर 36 पाई d²/100 आ जाएगा, ठीक है। 36 पाई d²/100 आ जाएगा। अब ए में प्रतिशत वृद्धि, मतलब क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि कितनी हो रही है, ये हमें बताना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बाद में हमारे पास क्षेत्रफल कितना है, 36 पाई d²/100 है। और पहले इसका जो हमारे पास क्षेत्रफल कितना था, पहले हमारे पास क्षेत्रफल था पाई d²/4 था, ठीक है। पाई d²/4 अपन पाई d²/4 × 100 करना, ठीक है। आप लोगों को एक दिक्कत होती होगी स्टूडेंट, ठीक है। इस सवाल में हम लोग जब भी प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी करते होंगे तो आप लोगों को एक मेजर दिक्कत होती होगी, ठीक है। अपान में आप लोग क्या करते होंगे, ठीक है। अपान में आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर 36 पाई d²/100 सर ने क्यों नहीं लिखा, यहाँ पर सर ने ऐसे पाई d²/4 को ही क्यों लिखा। यहाँ पर स्टूडेंट इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर पहले से हम लोग लेकर चलते हैं, पहले से हम लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है। पहले से जब हम लोग परसेंटेज में जब भी हम लोग प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी करते हैं हम लोग पहले से करते हैं, ठीक है। और जब से आ जाए तो उसको हमें नीचे करना होता है। पहले से जब भी सवाल में ऐसे आ जाए पहले से करना होता है तो यहाँ पर उसको नीचे करना होता है, उसको हम लोग हर में लेकर चलते हैं। तो यहाँ पर पहले से ही हम लोग क्या करते हैं, प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी को हम लोग क्या करते हैं, नापते हैं, ठीक है। हमें पहले हमारे पास क्या होता है, पहले हमारे पास एक होता है, ठीक है। तो हम लोग उसमें क्या करते हैं, प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत अंतर को हम लोग उसमें चेंज करते हैं। तो हमारे पास जब पहले से आ जाए उसको नीचे करना है हर में। यहाँ पर इसीलिए हमने क्या किया, पाई d²/4, क्योंकि हम लोग इसी से ही माप रहे हैं तो कितने प्रतिशत की वृद्धि कितने प्रतिशत की कमी आई है, ठीक है।
मतलब पहले हमारे पास क्या होना है, पहले हमारे पास एक मापक होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि हमारे पास पहले हमारे पास कितना था, पहले हमारे पास 1 किलोग्राम था, तो बाद में हमारे पास कितना हो गया, बाद में हमारे पास 4 किलोग्राम हो गया। तो यहाँ पर कितने प्रतिशत मतलब किलोग्राम मतलब कितने द्रव्यमान में वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि कितने द्रव्यमान की। तो हम लोग क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे, यहाँ पर करेंगे हम लोग 4 - 1 करेंगे अपॉन 1 करना है, ठीक, क्योंकि हम लोग 1 से निकाल रहे हैं, ठीक है। हमेशा पहले वाले से तुलना की जाती है, पहले वाले से हम लोग क्या करेंगे, प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी को निकालते हैं। तो यहाँ पर 4 - 1 अपॉन 1 करेंगे, इंटू 100 करेंगे, ठीक है। आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। तो आप आज से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब यहाँ पर इसको हम लोग हल करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या करना है हमें, यहाँ पर आ गया है 36 पाई डी स्क्वायर अपॉन 100 माइनस पाई डी स्क्वायर इंटू यहाँ पर 4 आ गया है, ठीक। यहाँ पर अब 100 हमें करना है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, इंटू 25 कर देते हैं, इंटू 25 कर, क्योंकि हमें एलसीएम जब हमारे पास हर सेम हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, अंश को जोड़ या घटा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर 36 पाई डी स्क्वायर अपॉन 100 है, माइनस जब इसको 25 से गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या कितना आ जाएगा, 25 पाई डी स्क्वायर अपॉन 100 आ जाएगा। जब 36 में 25 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 9 पाई डी स्क्वायर अपॉन 100 आ जाएगा, 9 पाई डी स्क्वायर, ठीक। 36 में जब 25 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 9 आएगा कि 11 आएगा, 11 आएगा, ठीक है स्टूडेंट, 11 आएगा। यहाँ पर 36 पाई डी स्क्वायर अपॉन 100 माइनस 25 पाई डी स्क्वायर अपॉन 100 अपॉन क्या करना है, अपॉन 100 आ जाएगा। तो 36 में जब 25 जाएगा कितना आएगा, 11 पाई डी स्क्वायर अपॉन 100, ठीक है। अपॉन आ जाएगा पाई डी स्क्वायर अपॉन 4 आएगा। जब पाई डी स्क्वायर कट जाएगा और 4 ऊपर चला गया तो यहाँ पर 44% आएगा स्टूडेंट, ठीक है। 44% इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। 44% इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन सी हमारे पास स्टूडेंट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस सवाल को हम लोग क्या कर सकते थे, जैसे हमने अभी आपको शॉर्टकट विधि से भी हल कर सकते हैं, जैसे हमने क्वेश्चन 10 में अभी किया है, ठीक है। अभी जो पिछला जो सवाल किया उसको भी हम लोग हल कर सकते हैं। कैसे कि देखिए, वृत्त का जो व्यास होता है हमारे पास क्या होता है, वृत्त का व्यास हमारे पास 20% बढ़ा दिया जाता है, उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो वृत्त का व्यास हमने क्या किया, 20% बढ़ा दिया, तो मतलब जो हमारे पास देखिए यहाँ पर क्षेत्रफल जो है, ठीक है, यहाँ पर क्षेत्रफल क्या है हमारे पास, क्षेत्रफल हमारे पास है, क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि। तो क्षेत्रफल क्या होता है, पाई डी स्क्वायर मतलब व्यास के क्या होता है, पाई डी स्क्वायर अपॉन 4 होता है। मतलब यहाँ पर क्षेत्रफल जो है, यहाँ पर डी इंटू डी है, डी इंटू डी। क्षेत्रफल क्या है, क्षेत्रफल अनुपातपाती हो जाएगा, क्षेत्रफल समानुपाती हो जाएगा यहाँ पर डी इंटू डी के। मतलब यहाँ पर ए भी डी है, बी भी डी है, ठीक है, ए भी डी है, बी भी डी है, ठीक है। यहाँ पर ए और बी जो है हमारे पास डी है, ठीक है। ए और बी हमारे पास जो फार्मूले में ए और बी होता है वो हमारे पास डी के ही बराबर है। तो यहाँ पर बढ़ा रहा है, मतलब यहाँ पर ए भी पॉजिटिव में, बी भी पॉजिटिव में, और दोनों कितने हैं, मतलब प्लस डी दोनों करना है। अब यहाँ पर फार्मूले में हम लोग पुट करते हैं इसको सीधा, ठीक है। यहाँ पर 20% बढ़ा रहा है तो यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस का 20 रखेंगे, ठीक है, प्लस का 20 रखेंगे। इसके बाद प्लस माइनस मतलब प्लस ए प्लस बी करना है, क्योंकि वृद्धि हो रही थी इसलिए हम लोग माइनस को हटा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर प्लस ए, इसके बाद प्लस बी करेंगे, यहाँ पर प्लस का साइन है, यहाँ पर क्या करना है, एक कोष्टक में प्लस 20 करना है, दूसरे कोष्टक में प्लस 20 करना है, अपॉन 100 करना है, ठीक है, अपॉन 100 करना है। यहाँ पर जब 20 और 20 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, प्लस 40 आ जाएगा। और जब इसको हल करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर 0 से 0 ये एक चले जाएंगे तो यहाँ पर 2 दूनी 4 आ जाएगा, प्लस 4 आएगा, ठीक है। यहाँ पर हल करेंगे तो यहाँ पर 44% आएगा, ठीक है। यहाँ पर भी 44%, यहाँ पर ऑप्शन सी है, ये आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट, ऑप्शन सी यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर आइए हम लोग देखते हैं इसका हमने लिखा है कि नहीं, यहाँ पर देखते हैं। हाँ, यहाँ पर हमने इसको किया भी है, ठीक है। देखिए यहाँ पर कैसे, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है पाई आर स्क्वायर होता है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, और त्रिज्या जो होती है व्यास का क्या होता है, व्यास का आधा होता है। तो आर जो होती है त्रिज्या है, यहाँ पर d/2 है जो कि व्यास का आधा है, डी यहाँ पर व्यास है, और यहाँ पर क्षेत्रफल एरिया ए है, ठीक है। यहाँ पर त्रिज्या हमने आर माना है, डी को व्यास माना है, और क्षेत्रफल को ए माना है, ठीक है। तो यहाँ पर ए जो होता है हमारे पास आर की जगह हम लोग d/2 रख सकते हैं, और इसको स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, पाई डी स्क्वायर अपॉन 4 आ जाएगा। मतलब जो एरिया है वो डी स्क्वायर का आ जाएगा, एरिया समानुपाती है डी स्क्वायर के, ठीक है। क्योंकि हम लोग ऐसा हम लोग क्यों कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास पाई भी एक कांस्टेंट है और 4 भी एक कांस्टेंट, मतलब एक नियतांक है, ठीक है। पाई भी एक नियतांक जिसका अंक चेंज नहीं होगा, और हमारे पास 4 भी एक नियतांक क्योंकि एक अंक है, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, नियतांक है, इनका अंक चेंज नहीं होते। यहाँ पर चेंज किसका हो रहा है, चेंज हो रहा है हमारे पास व्यास का, व्यास हमारे पास चेंज हो रहा है। तो मतलब एरिया जैसे जैसे व्यास घटेगा बढ़ेगा वैसे वैसे एरिया भी घटेगा बढ़ेगा, मतलब एरिया सीधे समानुपाती हो जाएगी डी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर डी स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे पास जो साइंस के स्टूडेंट होंगे वो समझ रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पर एरिया जो हो जाएगा डी स्क्वायर का हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो हो जाएगा ए बराबर, यहाँ पर समानुपाती हो जाएगा डी इंटू डी के, ठीक है, डी इंटू डी के।
ठीक है। यहाँ पर डी स्क्वायर को हम लोग क्या कर सकते हैं, डी इंटू डी कर सकते हैं, मतलब यहाँ पर ए भी डी है और बी भी डी है, तो क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन, क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन क्या करते हैं, यहाँ पर ए भी डी है और बी भी डी है और दोनों में क्या हो रही है, क्षेत्रफल में क्या कहता है, उसके व्यास में वृद्धि हो रही है, कितना 20% की वृद्धि हो रही है। मतलब ए की जगह हमें क्या करना है, +20 करना है और बी की जगह भी +20 करना है, क्योंकि ए और बी दोनों हमारे पास कितना है, व्यास के ही बराबर है और व्यास कितने से बढ़ रहा है, व्यास हमारे पास बढ़ रहा है 20, ठीक है, 20% से बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है मतलब प्लस का साइन करना है, यहाँ पर +20 करना है, इसके बाद प्लस का साइन, यहाँ पर +20 अपॉन 100 करना है, तो इसको हल करेंगे स्टूडेंट कितना आ जाएगा, 44% की वृद्धि हो रही है, ठीक है, 44% की वृद्धि हो रही है। यहाँ पर पॉजिटिव का साइन आया थी, पॉजिटिव का 44% आया, तो यहाँ पर पॉजिटिव का साइन आने का मतलब है वृद्धि हो रही है, ठीक है। आइए हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन पर स्टूडेंट। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है स्टूडेंट, एक आयत की लंबाई, ठीक है, एक आयत की लंबाई में 10% वृद्धि करने पर, एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि करने पर, चौड़ाई में 20% की कमी करने पर क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी, ठीक है। क्या कहता है, आयत की लंबाई 10% वृद्धि करने पर, आयत की लंबाई 10% बढ़ा देते हैं, क्षेत्रफल में 20% की कमी करने पर क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी है 12, ऑप्शन सी है 15 और ऑप्शन डी हमारे पास 14 है, ठीक है। आप लोग इसको बताइए। यहाँ पर देखिए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल जो होता है हमारे पास लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। आइए देखते हैं इसको कैसे हल करना है स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ पर देखिए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल जो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग मान लेते हैं कि पहले हमारे पास लंबाई क्या है, पहले हमारे पास लंबाई हमारे पास है 100%, चौड़ाई भी 100% है और क्षेत्रफल भी हमारे पास, जब इसको हम लोग लंबाई चौड़ाई करेंगे तो हमारे पास क्षेत्रफल भी 100% निकल कर आएगा, ठीक है। हम लोग पहले की तरह हम लोग पहले लंबाई को 100% मान लो, चौड़ाई को 100% मान लो, क्षेत्रफल को 100% मान लो, ठीक है। अब बाद में क्या करता है, लंबाई को हम लोग क्या करते हैं 10% की वृद्धि कर देते हैं। लंबाई हमने माना कितना है 100%, 100% में जब 10% की वृद्धि करेंगे हमारे पास कितना आ जाएगा 110% निकल कर आएगा। ऐसे ही चौड़ाई में क्या करते हैं 20% की कमी कर देते हैं, हमने माना कितना है 100%, अब 100% में जब 20% की कमी कर देंगे स्टूडेंट कितना आ जाएगा 80% निकल कर आएगा। अभी हम लोग क्या करेंगे क्षेत्रफल निकालेंगे, हमारे पास लंबाई बाद में लंबाई चौड़ाई पता चल गई है, बाद में लंबाई कितनी है 110%, चौड़ाई कितनी है 80%। अब हम लोग क्या करेंगे बाद में क्षेत्रफल निकालेंगे कितने प्रतिशत के, यहाँ पर लंबाई गुणे चौड़ाई मतलब 110% गुणे अब यहाँ पर 80% और प्रतिशत को हम लोग क्या करेंगे भिन्न में चेंज कर लेते हैं, क्योंकि हमें एक परसेंटेज में चाहिए, ठीक है। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं जब हमारे पास ये स्टूडेंट समझिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, जब इसको हम लोग 110% इंटू 80% निकलते हैं, ठीक है, इंटू 80%, हमको क्या चाहिए, हमको सिर्फ 1% चाहिए, ठीक है, हमको क्या चाहिए सिर्फ 1% चाहिए, ठीक है। यहाँ पर 1% चाहिए, यहाँ पर 2% हमें नहीं चाहिए, तो 1% को हमें क्या करना पड़ेगा भिन्न में चेंज करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया 80% को हम लोग क्या किया भिन्न में चेंज कर लिया, तो यहाँ पर 110% इंटू 80/100 कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको हल कर लेते हैं, यहाँ पर 0 से 0 चला जाएगा, 0 से 0 चला जाएगा और 11 गुणे 8 करेंगे तो हमारे पास 88% आएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा स्टूडेंट 88% निकल कर आएगा, ठीक है, 88% निकल कर आएगा। अब हमसे पूछा कि क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी, कितने क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी है। अब कमी हमसे कैसे पता चला, पहले हमारे पास क्षेत्रफल कितना था 88% था, बाद में हमारे पास क्षेत्रफल कितना है, बाद में हमारे पास क्षेत्रफल है 88% और पहले हमारे पास कितना था 100%, ठीक है। तो क्षेत्रफल में क्या आई है कमी आई है, ठीक है। तो यहाँ पर क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी कैसे निकालेंगे, पहले से हम लोग कंपेयर करें, इसलिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर समझिए अपॉन 100 करना है, ठीक है, अपॉन 100, क्योंकि हम लोग पहले हमारे पास कितना है 100% है, मतलब पहले से कंपेयर करके हम लोग कोई भी प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी निकालते हैं हमेशा क्या करते हैं पहले वाला नीचे करते हैं, क्योंकि प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी हम लोग जब निकालते हैं तो पहले से कंपेयर करके निकालते हैं, ठीक है, पहले से कंपेयर पहले हमारे पास कितना है 100% है, ठीक है, पहले हमारे पास कितना है 100% है। तो यहाँ पर क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी यहाँ पर क्या करेंगे 100% माइनस 88% अपॉन 100% करेंगे इंटू 100 करेंगे, ठीक है। जब 80 में 88 जाएगा तो कितना आ जाएगा 12 और 100 हमारे पास कट जाएंगे, यहाँ पर 12% इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है, 12% इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन बी स्टूडेंट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी सवाल का सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। आइए हम लोग चलेंगे अगले पर, ठीक है। यहाँ पे इसको हमने क्या किया शॉर्टकट विधि से भी हल किया है, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल जो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, मतलब यहाँ पर ए हमारे पास लंबाई को हम लोग ए मान सकते हैं और चौड़ाई को हम लोग बी मान सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि भुजा स्क्वायर रही तो यहाँ पर जब भुजा स्क्वायर होता है तो एरिया भुजा स्क्वायर होता है, जैसे कि क्षेत्रफल का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर भुजा स्क्वायर होता है तो यहाँ पर ए और बी हमारे पास क्या थी दोनों ही भुजाएं हो जाती, मगर यहाँ पर क्या है आयत के क्षेत्रफल में हमारे पास लंबाई और चौड़ाई अलग अलग है, तो यहाँ पर एक को हम लोग लंबाई मान लेते हैं, एक को चौड़ाई मान लेते हैं। मान लीजिए कि ए जो है हमारे पास लंबाई है, बी हमने मान लिया चौड़ाई है, तो ए में प्रतिशत कमी, ए में प्रतिशत परिवर्तन या प्रतिशत कमी जो हमारा परिवर्तन हमने बताया कि परिवर्तन क्या होता है, या तो वृद्धि होगी या तो कमी होगी, यही चीज़ परिवर्तन होगा। तो यहाँ पर प्रतिशत कमी जो हो जाएगी हमारे पास प्लस माइनस ए
प्लस माइनस बी, यहाँ पर प्लस का साइन करना है। यहाँ पर जो हमारे पास फार्मूला है उसको हमने यहाँ पर लिखा भी है, ठीक है। यहाँ पर प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस का साइन करना है, और यहाँ पर करना है कि एक क्वेश्चन में प्लस माइनस ए, एक क्वेश्चन में प्लस माइनस बी अपॉन 100 करना है, ठीक है। प्लस का साइन कब करना है, प्लस का साइन जब वृद्धि हो रही है तो प्लस का साइन रखना है, जो कमी आ रही है हमें माइनस का साइन रखना है, ठीक है। और यहाँ पर हमने एक प्लस साइन बोल्ड किया है, जो कि कई स्टूडेंट इसको भूल जाते हैं, ठीक है। इसलिए हमने इसको थोड़ा डार्क में करके आपको दिखाया है, ठीक है। यहाँ पर क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन कर देते हैं, तो क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन पूछा है। लंबाई को क्या कर रहा है, लंबाई को 10% बढ़ा रहा है, तो लंबाई को 10% जब वृद्धि कर रहा है मतलब प्लस का साइन रखना है, यहाँ पर प्लस 10 करना है। और चौड़ाई को क्या कर रहा है, 20% घटा रहा है, तो घटा रहा है तो मतलब माइनस 20 करना है, यहाँ पर माइनस 20 कर देते हैं। यहाँ पर प्लस का साइन रखना है, और यहाँ पर क्या करना है, प्लस 10 करना है, क्योंकि लंबाई में वृद्धि हो रही है, और यहाँ पर लंबाई में वृद्धि तो यहाँ पर प्लस 10, और चौड़ाई में क्या रही, चौड़ाई में 20% कमी है, तो यहाँ पर माइनस 20 करना है अपॉन 100 करना है, ठीक है। अब यहाँ पर इसको हल कर लेते हैं, प्लस 10 माइनस 20 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस 10 आएगा, ठीक, क्योंकि प्लस 10 माइनस 20, ठीक है। माइनस 20 हमारे पास बड़ा है, प्लस 10 छोटा है, यहाँ पर माइनस 20 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, माइनस 10 आएगा, माइनस 10 आ जाएगा। और इसको हम हल करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, माइनस 2 आएगा। तो यहाँ पर माइनस 10 और माइनस 2 करेंगे तो हमारे पास जोड़ेंगे जब इनको, तो क्योंकि दोनों हमारे पास क्या है, सेम साइन है, माइनस माइनस दोनों, तो दोनों चीज़ें जुड़ जाएंगी। जब माइनस 10 और माइनस 2 हमारे पास जुड़ेगा हमारा कितना है, माइनस 12%, ठीक है, माइनस 12% आएगा, ठीक है। यहाँ पर प्रतिशत का मतलब क्या है, माइनस माइनस का साइन हमारे पास कमी आ रही है, ठीक है। यहाँ पर 12% हमारे पास कमी आ रही है, ठीक है। यहाँ पर माइनस का साइन क्या बता रहा है, कमी आ रही थी, यहाँ पर 12% की कमी हो जाएगी, ठीक है स्टूडेंट, 12% की कमी हो जाएगी। यहाँ पर ऑप्शन बी था स्टूडेंट, करेक्ट आंसर था, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर था, ठीक है। आइए हम लोग चलेंगे अगले पर। धन्यवाद स्टूडेंट, आज की क्लास को हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे, ठीक है, धन्यवाद।